कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को करने के बारे में सोचते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं और फिर कुछ नहीं करते। वो काम वहीं का वहीं रह जाता है और हम बस वो विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत आम अनुभव है। मतलब आजकल तो खासकर जब हमारे पास इतनी जानकारी और इतने सारे विकल्प हैं। हाँ, इसे अक्सर ओवरथिंकिंग या कह लीजिए जरूरत से ज्यादा सोचना कहा जाता है। और ये हमें ना आगे बढ़ने से रोक सकता है। जैसे गाड़ी पर ब्रेक लगाओ। हाँ, बिल्कुल ब्रेक लगी गाड़ी जैसा। और इसी ब्रेक को हटाने का एक तरीका शायद सुझाती है एक किताब, जिसके विचारों की हम आज गहराई से पड़ताल करेंगे। अच्छा। नाम है थिंक लेस डू मोर। सुनने में कितना सीधा लगता है, कम सोचो ज्यादा करो। हम्म। लेकिन लगता है इस सादगी के पीछे कुछ मजबूत सिद्धांत छिपे हैं। हाँ, ये किताब असल में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइड है। और ये उन लोगों को टारगेट करती है जो अक्सर टाल-मटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन या जरूरत से ज्यादा सोचने या फिर कोई काम शुरू करके अधूरा छोड़ देने की आदत से परेशान रहते हैं। अच्छा। इसका जो केंद्रीय संदेश है वो है विचारों की दुनिया से निकलो और एक्शन लो। मतलब काम करने पर जोर दो। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब सोचने के इस चक्रव्यूह से निकलने और सीधे एक्शन लेने के लिए क्या ठोस रास्ते सुझाती है। क्या वाकई सफलता का रास्ता सोचने से ज्यादा करने से खुलता है? आइए पता करते हैं। देखिए, इस किताब का मुख्य तर्क यही है कि सफलता के लिए ना सोच विचार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है करना। करना मतलब एक्शन। जी, एक्शन। लेखक का मानना है कि जो कामयाब लोग होते हैं वे अक्सर बहुत ज्यादा विश्लेषण में वक्त नहीं गवाते। वो जल्दी पहला कदम उठाते हैं। अच्छा, और फिर जो रास्ते में अनुभव मिलते हैं ना, उनसे सीखते हैं और सुधारते चलते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब ज्ञान या जो असली समझ है वो सिर्फ दिमाग में सोचने से नहीं आती, बल्कि असल में कुछ करने से, वो हाथों हाथ अनुभव से आती है। क्या किताब इसी एक्शन से सीखने पर जोर देती है? हाँ, बिल्कुल। किताब इसे कहती है एक्शन को अपना गुरु बनाना। एक्शन को गुरु बनाना। हाँ। हाँ, मतलब जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो किसी भी थ्योरी या सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली शिक्षक होता है। सही बात है। यहीं से वो ओवरथिंकिंग वाली समस्या का जिक्र आता है। कई लोग काम करने से पहले ही इतने सारे क्या होगा अगर वाले सवालों में उलझ जाते हैं। हाँ हाँ, वो व्हाट इफ्स। जी, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया, अगर ये सही तरीका नहीं हुआ तो होता क्या है कि वो डर के मारे पहला कदम ही नहीं उठा पाते। सही बात है। ये डर और शक का जाल तो बहुत मजबूत हो सकता है। हम अक्सर वो नेगेटिव चीजें सोचने में इतने माहिर हो जाते हैं कि पॉजिटिव तो दिखता ही नहीं। बिल्कुल। तो किताब इस डर से निपटने का क्या रास्ता बताती है? सिर्फ ये कह देना कि डरो मत तो काफी नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का तर्क है कि डर का सामना करने का सबसे कारगर तरीका उसके बारे में सोचते रहना नहीं है, बल्कि उसके बावजूद एक्शन लेना है। एक्शन लेना डर के बावजूद। हाँ, एक दिलचस्प विचार यह है कि जैसे ही हम कोई छोटा सा भी कदम उठाते हैं ना, डर का जो मनोवैज्ञानिक असर है वो कम होने लगता है। अच्छा। एक्शन से आत्मविश्वास पैदा होता है। जब हम किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं तो डर के बारे में फालतू सोचने का समय ही नहीं मिलता। ये अनुभव शायद कई लोगों ने किया भी होगा कि किसी काम को शुरू करने से पहले का डर ही सबसे बड़ा होता है। एक बार शुरू कर दो तो फिर चीजें उतनी मुश्किल नहीं लगती। शायद एक्शन खुद ही एक तरह का मोमेंटम मतलब एक गति पैदा करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक्शन मोमेंटम बनाता है। किताब यही कहती है कि जब हम कोई नया या बड़ा काम शुरू करते हैं तो हमें पूरा रास्ता कभी साफ नहीं दिखता। हाँ, धुंधला सा होता है। बिल्कुल। और यहीं कई लोग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरी तस्वीर एकदम क्लियर चाहिए पहले ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अंधेरे में तीर चलाना होगा, या फिर किताब कोई और नजरिया देती है? नहीं, अंधेरे में तीर नहीं, बल्कि इसे ऐसे समझिए कि टॉर्च लेकर पहला कदम बढ़ाना है। अच्छा। किताब समझाती है कि रास्ता चलने से बनता है। आपको शुरुआत में 100% परफेक्ट प्लान या सारे जवाब पता नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, आपको नई जानकारी मिलती है, फीडबैक मिलता है, आपका अनुभव बढ़ता है और आगे का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जाता है। अच्छा। सफल लोग अक्सर इसी करो सीखो सुधारो वाले मॉडल पर चलते हैं। ये करो सीखो सुधारो वाला मॉडल सुनने में थोड़ी राहत देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर चीज परफेक्ट चाहते हैं। हाँ, मुझे लगता है हम अक्सर सही समय या पूरी तैयारी का इंतजार करते रह जाते हैं। क्या किताब इस परफेक्शन के जाल के बारे में भी बात करती है? हाँ, हाँ, इस पर तो काफी जोर दिया गया है। इसे परफेक्शन का भ्रम कहा गया है। परफेक्शन का भ्रम। जी, अगर कोई सब कुछ मतलब समय, संसाधन, मूड, जानकारी, सब कुछ बिल्कुल सही होने का इंतजार करेगा
तो शायद वो शुरुआत कभी कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा परफेक्ट पल शायद ही कभी आता है। ये तो है। तो उपाय क्या है फिर? बस जैसे तैसे शुरू कर दे? किताब एक बहुत मशहूर कहावत को बल देती है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। डन इज बेटर देन परफेक्ट। हाँ, सुना है ये। इसका मतलब है किसी काम को अधूरा या कुछ खामियों के साथ पूरा कर लेना उसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में कभी शुरू ही ना करने से कहीं बेहतर है। अच्छा। शुरुआत करना, फिर शायद गलतियां करना, उनसे सीखना और फिर सुधारते रहना, यही आगे बढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका है। परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है, वो तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो बड़ी राहत की बात है। इससे वो जो प्रेशर हम खुद पर डाल लेते हैं वो कम होता है। बिल्कुल। तो अगर परफेक्शन का इंतजार नहीं करना और रास्ता भी पूरा साफ नहीं दिखेगा, तो फिर प्रभावी ढंग से शुरुआत कैसे की जाए? क्या किताब कोई प्रैक्टिकल तरीका बताती है इसके लिए? हाँ बिल्कुल। किताब का एक बहुत अहम हिस्सा छोटे कदम बड़े नतीजे के सिद्धांत पर केंद्रित है। छोटे कदम बड़े नतीजे। हाँ, इसका मूल विचार है किसी भी बड़े या मुश्किल लगने वाले लक्ष्य को इतने छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ दो कि पहला कदम उठाना बिल्कुल आसान लगे। मतलब लगभग हास्यास्पद रूप से आसान। अच्छा, जैसे अगर रोज 1 घंटा पढ़ने का लक्ष्य बड़ा लगता है तो बस 5 मिनट पढ़ने से शुरू करें, ऐसा कुछ। बिल्कुल। या अगर पूरी किताब लिखनी है तो रोज बस एक पैराग्राफ लिखने का लक्ष्य रखें। किताब बताती है कि अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। वो पहला कदम। सही बात है। एक बार जब आप 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं तो हो सकता है आप 15 मिनट या आधे घंटे तक काम करते रहें। लेकिन अगर आप सीधे 1 घंटे का लक्ष्य सोचते हैं तो शायद आप टालमटोल करते रहें। हाँ, वो होता है। ये छोटे कदम जो है ना, ये मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करने में मदद करते हैं। और शायद जब हम रोज ये छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें अगले दिन फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। सटीक, बिल्कुल यही है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता की ताकत, जिस पर किताब बहुत बल देती है। कंसिस्टेंसी। ये रोजाना के छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही हैं जो मिलकर समय के साथ बड़ा बदलाव या बड़ी सफलता लाते हैं। ये कोई रातों रात का जादू नहीं है, बल्कि सतत प्रयास का नतीजा है। जैसे वो कहते हैं ना, पानी की छोटी छोटी बूंदें लगातार गिरकर पत्थर पर भी निशान बना देती हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। ठीक है, तो एक्शन लेना है, छोटे कदम उठाने हैं, लगातार चलना है, परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सोचने की कोई भूमिका है ही नहीं? मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करते जाना तो खतरनाक भी हो सकता है। क्या किताब सोचने और करने के बीच संतुलन की बात करती है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और जरूरी भी है। देखिए, किताब ये कतई नहीं कहती कि सोचना बंद कर दें। अच्छा। जरूरी प्लानिंग, थोड़ी रणनीति बनाना, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम सोच, फिर प्लानिंग, फिर और ज्यादा सोच और प्लानिंग, इस अंतहीन लूप में फंस जाते हैं और एक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, वो पैरालाइसिस बाय एनालिसिस जिसे कहते हैं, एनालिसिस पैरालाइसिस। बिल्कुल वही, एनालिसिस पैरालाइसिस। तो संतुलन कैसे साधें? हाँ, वही। किताब का सुझाव है कि सोचने और प्लानिंग के लिए एक सीमित समय तय करें। सीमित समय जैसे? उदाहरण के लिए, किसी काम के लिए 15-20 मिनट सोच विचार करें, एक मोटा मोटा सा प्लान बनाएं और फिर फौरन पहला छोटा कदम उठा लें। फौरन? हाँ, फौरन। जरूरत से ज्यादा विश्लेषण से बचें। एक्शन लेने के बाद जो अनुभव मिलेगा, जो फीडबैक मिलेगा, उसके आधार पर अपनी योजना को आप बदलें, सुधारें। अच्छा। तो प्रक्रिया कुछ ऐसी देखनी चाहिए। सोचो थोड़ा, प्लान करो संक्षेप में, करो फौरन, सीखो, सुधारो, फिर करो। ये ज्यादा व्यवहारिक लगता है। मतलब सोचने को एक्शन का दुश्मन बनाने के बजाय उसे एक्शन का शुरुआती बिंदु बनाएं, पर उसे बहुत लंबा न खींचने दे। सही कहा आपने। एक्शन से मिलने वाला फीडबैक किसी भी लंबी चौड़ी प्लानिंग से ज्यादा कीमती हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से मिलने वाली मुख्य सीखें क्या है? मतलब की टेकअवेज। हाँ बिल्कुल। पहली और शायद सबसे शक्तिशाली सीख, डर और शंका का असली इलाज सोचना नहीं, एक्शन लेना है। एक्शन डर को छोटा कर देता है। दूसरी, रास्ता चलने से बनता है। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, छोटे कदम उठाओ और रास्ते में सीखो और सुधारो। ठीक है। तीसरी सीख लगती है निरंतरता के बारे में, कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही अंत में बड़े नतीजे देते हैं। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और चौथी, वो राहत देने वाली बात, डन इज बेटर देन परफेक्ट। हाँ, ये तो याद रहेगा। काम पूरा करना परफेक्शन के इंतजार से बेहतर है।
और पांचवी, जिसका हमने सीधे जिक्र नहीं किया लेकिन जो किताब के मूल में है, वो है समय की कीमत। समय की कीमत। हाँ, ओवरथिंकिंग और टाल-मटोल में समय बर्बाद होता है। एक्शन लेना समय का सही उपयोग है और हमें आगे बढ़ाता है। ये सभी सीखें मिलकर उसी एक केंद्रीय विचार को मजबूत करती हैं, एक्शन पर ध्यान केंद्रित करो। अब ये सवाल उठता है कि ये किताब या ये विचार किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं? क्या ये सबके लिए है? वैसे तो सिद्धांत काफी यूनिवर्सल हैं, मतलब सब पर लागू हो सकते हैं, लेकिन ये किताब खासतौर पर उन लोगों के लिए एक वरदान जैसी साबित हो सकती है जो अक्सर खुद को जरूरत से ज्यादा सोचते हुए पाते हैं। अच्छा, ओवरथिंकर्स। हाँ, जो टाल-मटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं, काम को टालते रहते हैं, या जो बहुत सारे आइडियाज सोचते तो हैं पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए वो पहला कदम नहीं उठा पाते। अच्छा, यानी जो लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं या जिन्हें शुरुआत करने में झिझक होती है, उनके लिए ये वाकई मददगार हो सकती है। बिल्कुल, और उन लोगों के लिए भी जो काम शुरू तो कर देते हैं पर शायद बीच में छोड़ देते हैं। हाँ, उनके लिए ये कैसे? छोटे कदम और निरंतरता वाले जो सिद्धांत हैं, वो उन्हें मोमेंटम बनाए रखने और काम को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ये उन लोगों को एक प्रैक्टिकल नजरिया और प्रेरणा देती है कि कैसे सोचने के दलदल से निकलकर करने पर फोकस करें। लेकिन हर चीज की तरह इस नजरिए या किताब की भी कुछ सीमाएं या आलोचनाएं हो सकती हैं। क्या इस बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, कुछ चर्चाओं में ये बात सामने आती है कि किताब के कुछ विचार थोड़े दोहराए हुए लग सकते हैं, मतलब शायद सेल्फ हेल्प जॉनर में पहले सुने हों। अच्छा। और साथ ही जो लोग स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, जो पहले से ही करो पहले सोचो बाद में वाले अंदाज में जीते हैं, उन्हें शायद इसमें क्रांतिकारी रूप से कुछ नया न मिले। ये भी हो सकता है। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो एक्शन लेने में संघर्ष करते हैं। ये तो वाजिब लगता है, कोई भी एक तरीका सबके लिए परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मूल संदेश फिर भी काफी शक्तिशाली लगता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि थिंक लेस डू मोर सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं है, बल्कि एक मजबूत फलसफा है, एक दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारे विचार तब तक सिर्फ हवा में हैं जब तक हम उन्हें जमीन पर उतारने के लिए कदम नहीं उठाते। सही बात है। ये विचारों के संग्रह से ज्यादा एक्शन लेने के लिए एक व्यावहारिक गाइड है। आप इसे एक टूल किट भी कह सकते हैं। इसे जागरूकता का अलार्म कहना भी गलत नहीं होगा, जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया था। हाँ, बिल्कुल। खासकर उनके लिए जो ओवरथिंकिंग, आलस या टालमटोल के चक्कर में फंसे महसूस करते हैं। ये उन्हें जगाकर कहती है, उठो और काम पर लग जाओ, भले ही छोटा सा ही सही। बिल्कुल, ये सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी और सबसे जरूरी एक एक्शन टेकिंग माइंडसेट, मतलब कार्रवाई करने की मानसिकता बनाने में मददगार हो सकती है। इसकी खूबी इसकी सादगी और व्यावहारिकता में बहुत प्रैक्टिकल है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही लगता है कि ज्ञान और विचार जरूरी हैं, पर वो अधूरे हैं अगर उन्हें अमल में न लाया जाए। बिल्कुल। परफेक्ट मौके का इंतजार छोड़कर पहला छोटा कदम उठाना और बस शुरू कर देना, शायद यही सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और जैसा कि किताब बार बार इशारा करती है, एक्शन लेने से न सिर्फ काम आगे बढ़ता है, बल्कि डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। तो अब सोचने वाली बात यह है, या शायद सोचने वाली नहीं, करने वाली बात यह है कि इस जानकारी के बाद वो कौन सा एक सबसे छोटा पहला कदम है जिसे अभी इसी वक्त उठाया जा सकता है। किसी ऐसे काम को शुरू करने के लिए जिससे आप शायद लंबे समय से सिर्फ सोच रहे हैं।